नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीति नाहर। और मैं हूं रितिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। फेसबुक मुद्दे पर एक बार फिर बोले राहुल गांधी, कहा हेट स्पीच की लोकतंत्र में नहीं है जगह। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल की फेसबुक सीईओ को चिट्ठी, बीजेपी ने किया राहुल पर पलटवार। पीएम केयर्स फंड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हमलावर बीजेपी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कोरोना से लड़ने में खर्च हो रहा है पैसा। राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर कांग्रेस को घेरा। मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में सिर्फ राज्य के युवाओं को ही मिलेगा मौका। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, नए कानून के लिए जरूरी सलाह ले रही है सरकार। सरकार ने खेल रत्न पुरस्कारों का किया ऐलान। क्रिकेट रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट, एम थंगावुलु को खेल रत्न। और सुशांत केस में आरोपों से घिरी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का बयान, कहा सुशांत से नहीं लिया कोई पैसा, सुशांत और उसकी बहन प्रियंका में नहीं बनती थी। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। देश में कोरोना संकट के बीच चुनाव में जाने वाले राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ संबंधित उपायों की चर्चा की जाएगी। इसको देखते हुए पुख्ता प्लान तैयार करने को कहा गया है। इसके तहत चुनाव के दौरान कोविड-19 से जुड़े सभी कदमों को उठाया जाएगा। बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनाव पर सभी की नजरें टिकी हैं। बिहार में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव होना है। इसको देखते हुए चुनाव आयोग के कदम को काफी अहम माना जा रहा है। इसके पहले चुनाव आयोग ने बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कई राज्यों में होने वाले उपचुनाव को स्थगित कर दिया था। और वहीं चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लवासा अगले महीने एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। लवासा 1980 बैच के IAS अधिकारी हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के दावेदार थे और चुनाव आयोग में उनका कार्यकाल अभी बाकी था। उन्होंने 23 जनवरी 2018 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला था और उन्हें अक्टूबर 2022 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सेवा मुक्त होना था। आपको बता दें कि पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान के लवासा ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पीएम को क्लीन चिट दिए जाने का विरोध किया था, जिसके बाद लवासा के परिजनों के खिलाफ आयकर विभाग की छापेमारी भी हुई थी। उधर बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में तकरार बढ़ती जा रही है। जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 की हैसियत रखने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने एनडीए के सहयोगी और एलजेपी नेता चिराग पासवान को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। यादव ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान और उनके बयान को जेडीयू कोई महत्व नहीं देता। इतना ही नहीं, मंत्री यादव ने कहा कि चिराग पासवान को राजनीति का अनुभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पिता के नाम पर एकाध चुनाव जीत लेने से कोई नेता नहीं बन जाता, नीचे से जो आता है वही नेता बनता है। मंत्री यादव ने एलजेपी के गठबंधन में होने पर भी सवाल खड़े किए हैं। जेडीयू का मानना है कि उनका गठबंधन बीजेपी से है, एलजेपी से नहीं। आपको बता दें कि चिराग पासवान लगातार कोरोना महामारी को सही से काबू नहीं करने पर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर हैं। सरकार में मंत्री रहे श्याम रजक के जेडीयू छोड़ने को भी एलजेपी ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया था। इस राज्य में ही नहीं, इस देश में बड़े बड़े नेता होते हैं, उनका बेटा उसके अनुसार नीचे से जो आता है वो नेता बनता है। बाप के नाम पर एक आध चुनाव जीत जाता है, लेकिन गठबंधन में रहते हुए ऐसे करना चाहिए। सत्येंद्र बाबू का बेटा सत्येंद्र बाबू हुआ, श्री बाबू का बेटा हुआ, खरबूजी जी का बेटा हुआ। सर, गठबंधन में रहते हुए ऐसे विरोध करना चाहिए सरकार का। गठबंधन में है कि नहीं है वो तो अपना मंत्रिमंडल में दोनों यार आज भूपेंद्र जी जो बिहार के प्रभारी भाजपा का है, उनके बयान को पढ़ लीजिए, क्लियर हो। और वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान पर जेडीयू के नेता और मंत्री विजेंद्र यादव की टिप्पणी के बाद एलजेपी ने भी पलटवार किया है। एलजेपी के प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने कहा कि नीतीश कुमार पीएम की कृपा से सीएम बने हुए हैं। अंसारी ने कहा कि जो कृपा पर बनते हैं उनका अपने मालिकों के लिए बोलना स्वाभाविक है। ये कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। विजेंद्र यादव जैसे जदयू में बहुत बड़बोले नेता पड़े हुए हैं। इन लोगों को बोलने की बीमारी है। ये लोग ये भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार जी जिनके आशीर्वाद पर परम आदरणीय
नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद पर जिनकी सरकार टिकी हुई है, ये लोग जब उनका अपमान करने से नहीं चूकते हैं तो ये किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। ये बड़बोले लोग हैं। दिक्कत वहाँ नहीं है, दिक्कत यहाँ है कि अगर कोई आदमी, ये लोग बिहारियों को मार रहे हैं और बिहारियों की हक के लिए कोई आदमी अगर ईमानदारी से कोई बात कहता है तो इन लोगों को चुभता है। वहीं पीएम केयर्स फंड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि पीएम केयर्स फंड का पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने का आदेश नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नई आपदा राहत योजना की भी जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीएम केयर्स फंड भी चैरिटी फंड ही है, लिहाजा रकम ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी व्यक्ति या संस्था एनडीआरएफ में रकम दान कर सकता है। कोर्ट ने 27 जुलाई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नाम के एनजीओ ने इस मामले में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि पीएम केयर्स फंड बनाकर सरकार ने आपदा प्रबंधन कानून की अनदेखी की है। सीपीआईएल की दलील थी कि आपदा प्रबंधन के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था से दान में मिलने वाली रकम नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के खाते में डाली जानी चाहिए। पीएम केयर्स फंड में जो भी रकम मिली है उसे एनडीआरएफ में ही ट्रांसफर किया जाए। और वहीं आपको बता दें कि विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार को पीएम केयर्स फंड के इस्तेमाल की जानकारी देनी चाहिए। जितने पब्लिक सेक्टर हैं, जितने भी जो कंपनियां हैं, कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, उनके कॉरपोरेट सोशल रिस्पांस CSR फंड्स को पीएम केयर्स में दे सकते हैं, लेकिन जो संबंधित राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स का जो इस तरह का फंड होता है उसमें नहीं दे सकते। वो बार किया तो सारा का सारा पैसा यहाँ पर पीएम केयर्स फंड में आ जाए तो उस पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे। देश का पैसा है, कोई इनके घर का पैसा नहीं है, और अगर उस पर सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब देना चाहिए। ये प्रजातंत्र है, इसमें जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है, देनी पड़ेगी। और जवाब ना दे के और इस तरह के बयान देते हैं, इससे लगता है नड्डा जी का सामाजिक जो मानसिक संतुलन वो खो दिए हैं। किस तरह के बयान दे रहे हैं। पीएम केयर्स फंड पर सुप्रीम कोर्ट फैसला आने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा है कि पीएम केयर्स फंड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल गांधी और उनके किराए के कार्यकर्ताओं की कुटिल चाल को झटका है। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम केयर्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दिखाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों की दुर्भावना और द्वेषपूर्ण कोशिशों के बावजूद सत्य की चमक बरकरार रहती है। बढ़ते हैं आगे। अवमानना केस में दोषी करार दिए गए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, शिक्षाविद और वकील आ गए हैं। प्रशांत भूषण के समर्थन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ 3000 से ज्यादा लोगों ने संयुक्त बयान जारी किए हैं। इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 13 रिटायर्ड जस्टिस ने साइन किया है। चिट्ठी में प्रशांत भूषण के खिलाफ 14 अगस्त को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज करने की अपील की गई है। वहीं इन लोगों ने लिखा है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका में जज और वकील दोनों शामिल हैं, जो संवैधानिक लोकतंत्र में कानून के शासन का आधार है। पारस्परिक सम्मान और जजों और बेंच के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध की पहचान है। बयान में कहा गया है कि दोनों के बीच में संतुलन का कोई भी झुकाव एक तरह से या दूसरे संस्था और राष्ट्र दोनों के लिए हानिकारक है। न्यायपालिका को किसी तरह की पूरी छूट नहीं है कि उसकी आलोचना नहीं हो सकती। इस मामले में अटॉर्नी जनरल की राय भी नहीं ली गई, जो कि कानून संगत नहीं है। इस चिट्ठी पर रिटायर्ड जस्टिस रूमा पाल, रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, रिटायर्ड जस्टिस GS सिंघवी, रिटायर्ड जस्टिस आफ्ताब आलम, रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकुर, वहीं रिटायर्ड जस्टिस गोपाला गौड़ा समेत 13 रिटायर्ड जस्टिस और 166 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, शिक्षाविदों और मशहूर शख्सियतों के नाम दस्तखत दर्ज हैं। वहीं आपको बता दें कि इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे समेत 41 वकीलों ने भी बयान पर हस्ताक्षर करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों और आम लोगों के लिए एक खुला पत्र लिखा है। हस्ताक्षर करने वालों में प्रमुख वकील राजू रामचंद्रन, कामिनी जायसवाल, वृंदा ग्रोवर, अरविंद दातार, संजय हेगड़े, शेखर नावडे और ललित भसीन भी शामिल हैं।
वहीं दूसरी ओर सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी भी प्रशांत भूषण के समर्थन में आ गया है। सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी ने सुप्रीम कोर्ट से प्रशांत भूषण के खिलाफ जारी आदेश को वापस लेने की मांग की है। दरअसल अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को दोषी ठहराया है, जिस पर 20 अगस्त को फैसला आएगा। बढ़ते हैं आगे। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या की घटनाएं साबित करती हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अति दयनीय है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि यूपी में सभी वर्गों, धर्मों और खासकर दलितों के साथ आए दिन द्वेष, उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या आदि की मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं साबित करती हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अति दयनीय है। इन घटनाओं के प्रति सरकारी लीपापोती से हालात और बिगड़ रहे हैं। सरकार ध्यान दे। मायावती ने बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि इन जघन्य घटनाओं को देखें तो जनता को एसपी और बीजेपी सरकार की कार्यशैली में कोई खास अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस के राज में तो यहां पीड़ितों की एफआईआर तक भी दर्ज नहीं की जाती थी। साथ ही उस दौरान मीडिया भी आज की तरह उतना सक्रिय नहीं था। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए बीजेपी सांसद का वीडियो वायरल। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-2607 स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अगली खबर पर। छत्तीसगढ़ में रायपुर में फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अंकी दास के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में पत्रकार ने फेसबुक अधिकारी और 2 अन्य लोगों पर जान से मारने की धमकी देने और मानहानि और लोकसभा चुनाव फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। बीते रात में आवेश तिवारी जी द्वारा अपने थाने में एक शिकायत दर्ज कराए हैं, जिसमें फेसबुक में उनके द्वारा जो पोस्ट किए गए थे उसको लेकर के फेसबुक के जो अधिकारी हैं और कुछ फेसबुक के जो उपयोगकर्ता हैं, इनके द्वारा उनको एक सांप्रदायिक ढंग से बात किया जा रहा है, ऐसा आपत्ति करते हुए इनको धमकी दी जा रही है तथा इनको बदनाम करने के प्रयास किया जा रहा है। इस तरह से शिकायत पर थाने में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। मैं इस वक्त मुक्तिबोध की धरती से बोल रहा हूँ। मुक्तिबोध ने कभी कहा था कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, पहुँचना होगा दुर्गम पहाड़ी के उस ओर। और आप सबको पता है कि फेसबुक की जो पॉलिसी डायरेक्टर हैं अंकी दास, उनको लेकर के अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, जो बहुप्रसिद्ध अखबार है,
3 दिन पहले खुलासा किया कि अंखी दास केंद्र की सरकार के साथ मिलकर के, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के हेट स्पीच यानी कि सामाजिक दुर्भावना को बढ़ाने वाली पोस्ट को न हटाने की बात अपने अधीनस्थों से कह रही हैं। ये बड़ा खुलासा था। आपको बताऊं कि देश में सर्वाधिक फेसबुक का, हमारे हिंदुस्तान जो है फेसबुक का सर्वाधिक इस्तेमाल करने वाला देश है। उसके बाद अमेरिका का, ब्राज़ील का, इन सब का नंबर आता है। ये जो खबर थी, इस खबर को लेकर के मैं आवेश तिवारी, जो कि स्वराज एक्सप्रेस का स्टेट हेड हूँ छत्तीसगढ़ का, हमने एक पोस्ट लिखी थी फेसबुक पर, जिसके बाद कल जानकारी मिली कि अंखी दास ने मेरे साथ साथ 3-4 अन्य लोगों के खिलाफ दिल्ली के साइबर क्राइम सेल में एक शिकायत दर्ज कराई है। निसंदेह यह बड़ा चौंका देने वाला मामला था। एक तरफ जहां पर फेसबुक दावा करता है कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अवसर देते हैं, हम आइडियाज के अवसर देते हैं, दूसरी तरफ इस तरह की चीजें हो रही थी कि जो फेसबुक की पॉलिसी डायरेक्टर थी, उनको जनता के बीच आकर के, प्रेस के बीच आकर के अपना पक्ष रखना चाहिए था, उन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। आपको बताऊं कि उस फेसबुक पोस्ट पर जिसको मैंने लिखा था, उस पर तमाम तरह के थ्रेट्स, मैसेजेस भी आ रहे थे। मुझे लगातार व्हाट्सएप पे गुमनाम लोगों के फ़ोन भी आ रहे थे। नतीजा ये हुआ कि कल मैं आया और आकर, यही पीछे आप थाना देख रहे हैं, कबीरनगर थाना, रायपुर, छत्तीसगढ़ का, यहाँ पर आकर के मैंने एक FIR दर्ज कराई है अंखी दास, विवेक सिन्हा और राम साहू के खिलाफ। और आपको बता दूं कि ये घटना जो घटी है, ये अभिव्यक्ति के खतरे वाली बात फेसबुक की, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 2-3 सालों से जब पुलवामा पर हमला हुआ, वहाँ पे CRPF के हमारे बहादुर जवान मारे गए, CAA NRC का प्रदर्शन हुआ, तमाम तरह के फेक इनकाउंटर्स हुए, उन सब पर जब भी सवाल खड़ा करने की कोशिश की गई, मेरे द्वारा की गई या फिर अन्य पत्रकारों द्वारा या सामाजिक सरोकार और इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों के द्वारा की गई, तब फेसबुक ने उनको ब्लॉक कर दिया या फेसबुक ने उनकी पोस्ट को हटा दिया। अब देखना यह होगा कि फेसबुक एक ऐसे वक्त में जब उसके हिंदुस्तान में जो साउथ एशिया का की पॉलिसी डायरेक्टर हैं अंखी दास, उनके खिलाफ FIR हो गई है, वो क्या कदम उठाता है। फेसबुक को अपनी निरपेक्षता साबित करनी होगी। फेसबुक को, जनता को यह बताना होगा कि हम निरपेक्ष हैं, हम किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद भड़काने में कहीं से किसी भी दल, किसी भी पक्ष का सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैं आवेश तिवारी, साथी कैमरामैन प्रकाश के साथ, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। और वहीं लखनऊ में फीस माफी को लेकर वकीलों ने प्रदर्शन किया। वकीलों के प्रदर्शन को रोकने के लिए विधानसभा पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस ने वकीलों को विधानसभा की ओर बढ़ने से पहले ही रोक दिया, जिसके बाद वकीलों ने लखनऊ के परिवर्तन चौराहे पर बैठकर फीस माफ करवाने को लेकर प्रदर्शन किया। कोरोना से बचाव के लिए टोंक से बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया आजकल अजब गजब ज्ञान देते नजर आ रहे हैं। उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लगातार कई तरह की सलाह देते नजर आ रहे हैं। कभी वो कीचड़ में स्नान करने की सलाह देते हैं, तो कभी शंख बजाने को कहते हैं, कभी पैदल घूमने को, तो कभी घास और पत्तियां खाने की सलाह देते हैं। इतना ही नहीं, कभी वो धुनी रमाने की बात भी करते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं, जिसमें वो लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय बता रहे हैं। पहली तस्वीर में वो मड थेरेपी, जिसमें ये बता रहे हैं कि शरीर पर कीचड़ लगाने और शंख बजाने से शरीर का इम्यूनिटी बढ़ता और कोरोना दूर दूर तक नहीं फटकता है। दूसरी तस्वीर में धुनी रमाते दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने आग का एक घेरा बना रखा है और उसके अंदर बैठकर वो शरीर के तापमान को बढ़ा रहे हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ सके। तीसरी तस्वीर में वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पत्तियों और घासों को खाने की सलाह दे रहे हैं। इस तरह वो कहते हैं कि आप घूमने जाइए, बारिश में जाइए, मिट्टी में बैठिए, साथ ही खेत में काम करें, पैदल घूमें और शंख बजाएं। इन चीज़ों से इम्यूनिटी बढ़ती है, दवाई खाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। वे प्राकृतिक चीज़ों के इस्तेमाल की सलाह दे रहे हैं। चीज़ें खाते हैं
इसको खाने में भी बहुत बड़ी ताकत है और इसको जैसे मुंह पर लगाने में भी, सिर में लगाने में भी, इनमें लगाने में भी आपको कोई शैम्पू खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आज शैम्पू में सिर्फ इसकी 2 बूंद डलती हैं और ये आप अगर कहीं कोठी बंगले में रहते हो तो सिर्फ 2 गमलों में लगा लो तो अभी आपको इतना लाभ देता है जिसको हद नहीं। ये ताकत भी देता है और शरीर में जहाँ भी लगाओगे वहाँ उतनी बड़ी ताकत देता है कि आपकी छोटी मोटी बीमारियों को ये सबको भगा देता है। और वहीं यूपी के सीतापुर में बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी पीएससी की नाव में बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाके में पीड़ितों को राहत सामग्री बांटने पहुंचे, लेकिन घाघरा नदी के बीचों बीच फंस गए। फिर क्या था, बीजेपी विधायक को हनुमान जी याद आने लगे। विधायक ने बिना वक्त गवाए हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। नाव में आई इस खराबी को ठीक करने में लंबा वक्त लग गया और बीजेपी विधायक इतने घबरा गए कि नाव पर बैठे बैठे जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। विधायक तब तक हनुमान चालीसा पढ़ते रहे जब तक नाव नदी किनारे नहीं लग गई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालात अभी भी गंभीर बनी हुई है। उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा है। दिल्ली में आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल ने बयान जारी कर कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अभी भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर ही हैं और उनके प्रमुख अंग अभी भी स्थिर बने हुए हैं। इससे पहले रविवार को भी प्रणब मुखर्जी की सेहत में कोई बदलाव नहीं देखा गया। अस्पताल ने कहा कि मुखर्जी कोमा में है। 84 साल के प्रणब मुखर्जी इसी 10 अगस्त को कोरोना वायरस से पॉजिटिव हुए थे। इसके बाद हुई जांच में पाया गया कि उनके मस्तिष्क में खून का थक्का है, जिसे निकालने के लिए सेना के अस्पताल में ब्रेन सर्जरी भी हुई। उसके बाद से ही वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। चलिए फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखिए छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया गया पोरा तीजा। RKDF यूनिवर्सिटी, a वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, BEd, DEd, MEd. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.sssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उन्हें याद किया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि हमारे हीरो #सुभाष चंद्र बोस एक आजाद व खुद मुख्तार भारत के लिए लड़े थे, जिसका मजबूत लोकतंत्र हर एक इंसान की अभिव्यक्ति की रक्षा करेगा। आदेश की आवाज को दबाने और दूषित करने के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा होना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद। उधर सीएम भूपेश बघेल के आवास पर पोरा तीजा का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। पोरा तीजा के आयोजन को लेकर सीएम आवास पर खासे इंतजाम किए गए। सीएम आवास को छत्तीसगढ़ की परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार सजाया गया। इस मौके पर भगवान शिव और नादिया बैला की पूजा की गई। हालांकि इस दौरान कोरोना वायरस के चलते कार्यक्रम में कम ही लोगों को बुलाया गया था। और वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने सूबे के पारंपरिक त्योहार पोरा तीजा को धूमधाम से मनाया। सीएम हाउस के अलावा मंत्रियों के बंगलों में पोरा तीजा कार्यक्रम हुए। छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया के आवास पर पोरा तीजा त्योहार मनाया गया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के इस बड़े पर्व की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल के रायपुर आवास पर भी हर्षोल्लास के साथ पोरा तीजा त्योहार मनाया गया।
सीएम ने अपनी अपनी पत्नी के साथ कार्यक्रम में शामिल होकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। बिहार के हमार प्रदेशवासी मन ला और सबो साथी मन ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। हमार बोनी के काम जब खत्म होते, बियासी के काम खत्म होते, ओकर बाद सिर्फ फसल कटाई के काम बचते, तो हमार छत्तीसगढ़ में तिहार ला मनाए के बड़ा अच्छा संस्कृति के माध्यम से हमार प्रदेश ला आगे बढ़ाए के काम हमार गांव-गांव में किसान मन करते। किसान मन के तिहार है और हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार किसान मन के सरकार है, किसान मन ला पूरा सुविधा देते। क्रिकेटर रोहित शर्मा समेत 4 खिलाड़ियों को इस साल सर्वोच्च खेल सम्मान के लिए चुना गया है। पुरस्कार समिति ने रोहित शर्मा के साथ एशियाई खेल स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगाट, टेबल टेनिस चैंपियन मनिका बत्रा और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पम थंगावेलु के नाम की सिफारिश की है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार शामिल है, जो हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति देते हैं। खेल रत्न हासिल करने वाले पहले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर थे, जिन्हें 1997 से 1998 में यह अवार्ड मिला। इसके बाद 2007 में महेंद्र सिंह धोनी और 2018 में विराट कोहली ने खेल रत्न हासिल किया। वहीं आईपीएल 2020 के लिए नया स्पॉन्सर मिल गया है। ड्रीम्स 11 को इस साल आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली है। ड्रीम 11 ने 250 करोड़ रुपए में आईपीएल 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं। आपको बता दें कि चाइनीज कंपनी वीवो के पास आईपीएल की स्पॉन्सरशिप थी और ये बोली वीवो के सालाना 440 करोड़ रुपए से 190 करोड़ रुपए कम है। वहीं टाइटल प्रायोजन अधिकार की होड़ में टाटा समूह भी शामिल था। आईपीएल का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर तक इस साल संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भारत और चीन के बीच बढ़ते विवाद के कारण बीसीसीआई ने इस सीजन के लिए वीवो की छुट्टी कर दी थी। वीवो ने 2018 से 2022 तक 5 साल के लिए 2190 करोड़ रुपए में आईपीएल टाइटल प्रायोजन अधिकार हासिल किए थे और अगले साल वीवो मुख्य प्रायोजक के रूप में लौट सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।